घटना चक्र में सबका स्वागत है। एक कहावत है कि जो बात आम हो जाती है और खास बात मांगता है तो उस पर कभी शायरी बनती है। इसी धमाके में अमेरिका भी फंस गया। 3 लोगों की मोहर लगवानी है, लग नहीं रही है, लेकिन इराक पे हमला करना है और हमले के लिए जरूरी है कि विश्व जनमत तैयार हो। अमेरिका के विश्व जनमत बन नहीं रहा है। नाटो के 3 देशों ने साफ साफ मना कर दिया अभी तक। हालांकि मना करने का तरीका नहीं है, दूसरी तरह से पकड़ी। यूरोपियन लगभग स्प्लिट होने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में कल महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये तय होगा कि हम लोग लगा है या और अमेरिका को लेकर कूटनीति रणनीति जारी है। और आज दुनिया में जिस सुबह उठेंगे तो ये करेंगे। आज हम ये की कोशिश नाटो, यूरोपियन और सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला क्यों है और इराक और अमेरिका इस पे कहां खड़ा है और से पर इसका क्या असर हो। जीत में हमारे साथ शामिल आपका परिचय करा है, ये विशेषज्ञ हैं आशिक खान साहब, आपका स्वागत है। और बीच में है कमांडर उदय भास्कर जी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के माने जाते हैं। उदय भास्कर जी आपका भी स्वागत है। और हमारे बीच में विदेश सचिव हैं सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं बातचीत से शुरू करूंगा। मुझको ये पेज जो है ट्रायका जिसको कहे पूरी दुनिया, जर्मनी, फ्रांस जो है, ये तीनों बेल्जियम इसको मिला करके उन्होंने पूरा का पूरा एक रुख अख्तियार कर लिया कि हम लोग अगर टर्की को मदद देंगे तो उस पर हम लोग सहमति देंगे, अमेरिका पे हमला किया जाए। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका द्वारा बनना नहीं है, ये कहा जाए वापसी है रियलिटी। अब तक तो कोल्ड वॉर का शीत युद्ध का वातावरण था वो घिर रहा था, पर इस बार 2 बातें हो गई हैं। एक तो जो तुर्की आंतरिक दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि तुर्की कमाल अतातुर्क के जमाने तक पूर्ण रूप से एक निर्द्वंद सेक्युलर देश रहा है जी। अब वहां पे पिछले 2 इलेक्शंस से ये लगा है कि इस्लामी भावना जाग रही है। उस भावना को जागरूक करने में हमारे अमेरिकन दोस्तों का भी थोड़ा बहुत हाथ है। और उस सिलसिले में अमेरिकनों ने इसी युद्ध के सिलसिले में, इसी सिलसिले में तुर्क लोगों से भी, सऊदी से भी कहा तुम किसी तरह अगर नेगोशिएट करके सद्दाम हुसैन साहब को ये करो कि ये चुपचाप कहीं एग्जाइल में चले जाए तो बड़ा अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ पे उनका जो मंशा है वो लड़ाई का इतना नहीं है जितना रेजिम चेंज का है। नहीं बात तो मतलब आप सीधा सीधा नहीं कहो, टेढ़ा कह दो। हाँ। मतलब मुद्दा तो ये है कि तेल कैसे कब्जे में आए। उसमें सद्दाम हुसैन कौन है? सद्दाम हुसैन आज तेल अंडर कर दे तो ये क्यों? भास्कर जी ये बात सही है, पर जो पहले पूछते थे कि फ्रांस और बेल्जियम ने क्यों इस प्रकार उन्होंने पोजीशन लिया है नेटो के अंदर, मैं समझता हूं कि हमें शायद इस 2 चीजों का ध्यान रखना की जो दुविधा है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद, जैसे सिंह साहब ने कहा है, का मैं कहूंगा कि जो सामरिक ढांचा थी वो उस प्रकार से उसकी जो रूपरेखा है पूरा वो स्पष्ट नहीं हुआ। और केवल इतना कहते हैं कि शीत युद्ध के जमाने जो गठबंधन बने थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, खास सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक वेस्टर्न अलायंस बना था जी, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ थे और भूतपूर्व सोवियत यूनियन
जो इनके खिलाफ था, और चीन ने एक प्रकार का, मैं कहूंगा कि एक काफी फ्लेक्सिबल रोल उन्होंने अडॉप्ट किया। पहले वो रूस के साथ थे या सोवियत यूनियन के साथ, फिर उन्होंने अमेरिका का समर्थन दिया है। तो सबसे बड़ा मैं कहूंगा सामरिक दृष्टि से एक ये ढांचा जी। उसके नीचे जो सैनिक ढांचा वो नेटो था। नेटो का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि वो फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ थे, तो इसलिए उसमें कोई न दुविधा थी, न कोई श्रीलंका कोई वहां पे नहीं आया, और सब एक दिशा में एंटी कम्युनिज्म अप्रोच थी। तो अभी जो हम देख रहे हैं जी, जो नेटो के अंदर हो रहा है, मैं कहूंगा कि ये प्रकार का एक और टेंशन बढ़ रहा है। एक यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, जहां अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, रूस, चीन जो कि परमानेंट मेंबर है, और जर्मनी जो नॉन परमानेंट मेंबर है, परंतु जो प्रेसिडेंसी है, यूएनएससी के प्रेसिडेंट है, 1 महीने के लिए होता जी, पर उनकी अभी 1 महीने। So there is a tension in United Nations Security Council, और वहां पे मैं कहूंगा चुनौती यह है, अमेरिका वुड लाइक टू एक्ट यूनिलैटरली। उन्होंने चेतावनी दे दी, को दे दी, यूएन को दे दी कि इफ यू डू नॉट कंकर, जो हम चाहे वो करेंगे, देन यूएन बिकम्स इररिलेवेंट। इसके बहुत मैं कहूंगा प्रभाव है। उस पे आएंगे, क्योंकि उस पे अभी डिस्कस नहीं मैं खत्म करूं। दूसरा जो है नेटो का, उसमें भी शीत युद्ध के खत्म होने के बाद, सितंबर 11 के बाद उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बदल गए हैं जी। तो जो सैनिक गठबंधन शीत युद्ध में बना था, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है और उसकी जो कोहेजन है, उसके अंदर भी तनाव आ रहा है, और हम उसी चीज को इस वक्त देख रहे हैं जी। हम लोग और बात बता दूं जी, त्यागी जी के समाप्त करने से पहले, कि रस्सी में तनाव तब आता है जब दोनों तरफ से रस्सी को खींचने वाले हों। ये जो वॉर्सो पैक्ट था, ये समाप्त हो गया। इसके कुछ लीडरान नेटो में आने के लिए एप्लीकेशन देने लग गए, और यूरोपियन यूनियन आने लगे, और अब तो यहाँ के रूस भी थोड़ा बहुत इस गठबंधन में तो का परमानेंट मेंबर, परमानेंट स्पेशल इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी, तो जिसके खिलाफ जंग लड़ते रहे उसी को स्पेशल, उसको शामिल कर लिया, तो टोटल बना लिया, उसका पूरा कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया। कॉम्प्लेक्स चेंज, लिहाजा अब कोई इधर से तनाव करने वाला नहीं है, लिहाजा उधर ही तनाव हो जाएंगे जी। अशोक शर्मा जी हैं दिल्ली से हमारे दर्शक लाइन पे। अशोक जी, आपका है, बताएं आपका क्या सवाल है। अशोक जी। हेलो जी। हेलो, हाँ, नमस्कार जी। सर, मेरा सवाल जो है वो उदय भास्कर जी तो रक्षा विशेषज्ञ हैं जी। पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, बोलिए। हाँ सर, जिस तरह के हम आपने जिक्र किया और नाटो के देश हैं, और ये लोग मिलकर यूरोपियन कंट्री हैं, जो भी कुछ देशों ने मिलकर इसका किया है, इसको अमेरिका को, और अमेरिका की दादा, मैं तो इसको कहूंगा बल्कि सारे भारत की ही ज्यादातर लोगों की यही आवाज है कि ये अमेरिका की दादागिरी है, और हम भारतवासी जितने भी हैं डायरेक्ट रूप से इससे अफेक्टेड हैं। हमारे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारी सारी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी इससे, और उसके अलावा हम हर तरीके से इससे इराक को देख रहे हैं। इराक की गलती कोई नहीं है, और एक कमजोर देश पे इतने देश इतना जमावड़ा का अटैक करें हम कोई भी, तो हम जैसे अपोज कर रहे हैं देश, भारत जो है उतना सक्रिय रूप से इसका अपोज क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं अपने साथ एशियन देशों को मिलाकर, जो मित्र देश हैं हमारे, या मित्र नहीं भी हैं, उनको भी इस घड़ी में अपने साथ मिला के हम उनको अशोक जी, आपका सवाल समझ में आया जी सर, कि भारत अपना बड़ी शिद्दत के साथ क्यों नहीं खड़ा इस पूरे में? भास्कर जी। अशोक जी, आपने जो सवाल उठाया, मैं समझता हूं कि वो इस पूरे भारत में सब लोगों के मन में यही सवाल है। पर मैं यही कहूंगा, जहां तक राष्ट्रीय माहौल, राष्ट्रीय मंच पे ये निर्णय हुआ है कि इराक के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कई रेजोल्यूशंस हमने पास किया है 99 से लेके आज तक, यानी कि 12 साल पहले जब कुवैत के ऊपर हमला हुआ था, 687 सबसे पहले रेजोल्यूशन था, अभी सबसे आखिरी है 14। भारत जो है एक देश होते हुए जो यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर है, वी आर बाउंड बाय दोज रेजोल्यूशंस। अभी हमने यह देखना है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होगी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। कल 14 तारीख को ब्रिक्स
दूसरा रिपोर्ट देने वाले हैं। तो इफ देर इज ए डिसीजन इन द यूएनएससी कि यूज ऑफ फोर्स कैन बी ऑथराइज्ड, तब भारत के लिए कोई और पोजीशन लेना मुश्किल होगा। मैं समझता हूं कि उसमें शोभा भी नहीं। परंतु आज तक मैं कहूंगा त्यागी जी और अशोक के लिए, भारत ने अपनी राय काफी स्पष्ट रूप से कहा है कि सबसे पहले वहां मसला है, जो प्रॉब्लम है तक हो, इट शुड बी विदाउट यूज ऑफ फोर्स, पॉलिटिकली, डिप्लोमैटिकली। और यदि फोर्स करना ही है या इस है, इट शुड अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये हमने बहुत रूप से कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे जितने भी विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, सब ने बात की है। तो इसमें कोई शक नहीं। उदय भास्कर जी लौट करके आएंगे हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद, और आशिक खान जी की बात सुनेंगे पूरे विस्तार से कि उनका नजरिया क्या है इस बदलती रणनीति और ब्रेक के बाद। घटना चक्र सबका फिर से स्वागत है। अमेरिका बेताब है इराक पर हमला करने को, लेकिन सबकी मोहर लगनी चाहिए, और ना भी लगे तो कोई बात नहीं, अमेरिका ऐलान कर चुका है। लेकिन लोग कि जब तक मोहर लग सकती है तो लगवाने का अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। ये चीज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाटो और यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे को लेकर आपस में मतभेद हैं, क्या कारण है और उसका क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति पर असर होगा। बातचीत में शामिल है एसके सिंह साहब, आशिक खान साहब और उदय भास्कर जी। आशिक खान साहब, आप जो हम लोग चर्चा पहले कर रहे थे, उदय जी ने जो कहा, मेरे ख्याल से हमारे जो दोनों सीनियर कलीग हैं मैं इनसे एग्री कर रहा हूँ। एक जगह पे एसके सिंह साहब ने जो कहा, जो इस्लामिक गवर्नमेंट है या इस्लामिक पार्टी, इस्लामिक जो सिचुएशन वहां पे आ रही है, शुरू हुआ, चूंकि मैं उसका विद्यार्थी रहा, तो युद्ध भी जो टोटल सिचुएशन है वहां पे जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें का बहुत ज्यादा रोल है, और मिलिट्री पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उससे कोई खास नहीं पड़ता। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि नेटो में जो मतभेद है वो मतभेद नहीं है। बेसिकली नेटो में एक जो इनिशिएटिव वो अपना लेना चाहते हैं, और उसमें जो प्लेयर्स हैं फ्रांस और जर्मनी, उनका खास करके लास्ट ईयर से सितंबर के बाद से वो चाहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के कंसेप्ट को दोबारा रिवाइव किया जाए। अगर चिराग स्टेटमेंट को आप देखते हैं लास्ट ईयर अगस्त का, ये जर्मनी का, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर अगस्त में चिराग साहब ने ओपनली कहा था, जब ये रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, जब रिजोल्यूशन 441 नहीं आया था, तो उस समय भी ये थे कि यूनिलैटरल अप्रोच यूएस का हम लोग नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि नेटो इनके अंदर टाइमिंग फैक्टर चल रहा है। ये करें जल्दीबाजी मत कीजिए। इटली ये लड़की जो है ये बार बार प्रेस कर रहा है कि भाई मुझे जल्दी सामान भेजा जाए, हार्डवेयर भेजा जाए, ताकि अगर हम पर अटैक क्या हो, ये करें मैं भेजूंगा। लेकिन अभी फाइनल जितना एग्जॉस्ट है एफर्ट वो हो जाने दीजिए, उसके बाद भेजेंगे। अमेरिकन क्या कर रहे हैं कि ये इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि भाई ये नहीं भेजना चाहते हैं, स्प्लिट है, मतभेद है, ये सारा कुछ है, ये सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद ये कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये है कि नेटो जो है बहुत ही अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहा है, असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज हम लास्ट ईयर देख सकते हैं, इस साल भी देख सकते हैं, जो खास करके 10 फरवरी को हुआ वीटो यूज किया। मेरे ख्याल से सर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जर्मन जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, खासतौर से बल्गारिया जैसा देश, बेल्जियम जैसा देश और रशिया में, ये दोनों अमेरिका को जो रोकने की मुहिम है रोक नहीं रहे हैं। जैसे खान साहब ने कहा कि सिर्फ डिले कर रहे हैं, और दे वांट देयर पार्टिसिपेटिव रोल देयर इन द डिसीजन मेकिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट नजर आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसको करें, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी की अगर इकोनॉमिक शिरकत अमेरिका कूट में नहीं हो, तो आप जो उसका डिसीजन एंडोर्स है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स इसमें जरूरी है समझना। पहली बात तो ये कि अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त अच्छी सुदृढ़ रूप नहीं चलती जी, और कुछ महीने पहले यूरो
का जो था वर्चस्व वो कमजोर था और आज दिन डॉलर से आगे बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियली और स्टॉक मार्केट के सिलसिले में अमेरिका इस वक्त हुआ है, दबाव में है, और यूरोप थोड़ा उत्थान पे है। पर साथ में ये भी है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका पलड़ा अभी भी वेट के हिसाब से, गरियता के हिसाब से ज्यादा है यूरोप से। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जब तक जापान अपने को ज्यादा करीब रखेगा अमेरिका के, तब तक टेक्नोलॉजी भी में भी यूरोपीय पीछे है। यानी यहाँ तक इसका प्रश्न है ऑटोमेशन का, उसमें बहुत पीछे है, अमेरिका बहुत आगे। नहीं, मैं जो जानना चाह रहा था उदय जी, आप मुझे बताएं, मैं जो जानना चाह रहा था जर्मनी, फ्रांस और रूस के लिए और बेल्जियम के लिए खास तौर से, मुझे इन तीनों देशों का या चारों, रशिया का तो अपने कारण हो सकते हैं, उनके तो समझ में आते हैं, लेकिन जर्मनी और फ्रांस का कारण मुझको अमेरिका से डिसएग्री करने का नहीं समझ में आ रहा है। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं साहब, फ्रांस और जर्मनी ने जो पोजीशन लिया है, सबसे पहले जैसे खान साहब ने कहा है, जब से शीत युद्ध खत्म है, फ्रांस का एक ही उद्देश्य रहा है कि वो यूरोप को एक प्रकार से एक कोहेजन देना चाहते थे सामरिक दृष्टि से, ताकि वो अमेरिका के लिए एक काउंटरवेलिंग फोर्स बने। इसलिए फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैं कहूंगा काफी प्रकार का कोऑपरेशन हुआ है और कॉन्टिनेंटल यूरोप को वो एक रूपरेखा देना चाहते हैं। वो पहली मुद्दा है। दूसरा, जहां तक भेद अभी हुआ है, जर्मनी के अंदर जंग के खिलाफ बहुत सख्त तरीके से पब्लिक ओपिनियन है, और हुडर साहब ने अगर कुछ कहा है, मैं कहूंगा इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल्स विल। परंतु तीसरा जो आर्थिक वाला जो है, मेरी राय यह है कि फ्रांस, जर्मनी और रूस, और हद तक मैं कहूंगा चीन भी, वो इराक का पोस्ट सिनारियो के अंदर वो शामिल होना चाहते हैं। वही मैंने कहा, क्योंकि अगले मैं कहूंगा 5-10 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दो प्रकार के परिवर्तन है जी। एक, मैं कहूंगा जहां तक एनर्जी का जो ट्रैजेक्टरी है, ऐतिहासिक रूप से 100 साल पहले वी मूव सॉलिड फ्यूल टू लिक्विड फ्यूल जी। जब वो हुआ था, विश्व में जितने भी कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उनकी अहमियत कम हो गई थी जी। साथ साथ दी लिक्विड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन जैसे सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, इनकी अहमियत बढ़ गया था। अभी हम उस स्थिति पे हैं कि हम लिक्विड से गैस पे जाने वाले हैं। 3 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। जब यह पूरा हो जाएगा, इट वुड बी एन एनर्जी रेवोल्यूशन, दैट इज अ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इराक में जब यह जंग जब भी खत्म हो, चाहे छोटे युद्ध हो या लंबा युद्ध हो, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इराक और पूरा मैं कहूंगा कि जो ऑयल रिसोर्सेस हैं वहां के, अरेबिया से लेके इराक तक, ये एक बड़ा खेल है। 22% ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी ऑयल इज देयर, उनके खास इंटरेस्ट हैं और रूस का भी एक इंटरेस्ट है। आप याद रखिए, 10 साल पहले रशिया हैज लेफ्ट अबाउट $5 बिलियन अनपेड। सिंह साहब को जैसा पता है, ये पैसा भी वो वापस लाने चाहते हैं। और सबसे मैं कहूंगा चौथा जो प्लेयर है जिसके बारे में भारत को सोच विचार करना चाहिए, वो चीन है। चीन भी अपनी जो आर्थिक दृष्टि से, एनर्जी के दृष्टि से, अपनी जो सामरिक प्रभाव है वो उसे और मजबूत करना चाहते हैं और भारत को इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नैतिक दृष्टि से और थोड़े चतुराई के साथ भी। मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा आप, मैं कहना चाहूंगा इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो 2 तरह से ऑपरेट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट। एक तो यूएस का ब्लॉक है अपना, यूएस, इजराइल प्लस ब्रिटेन है। दूसरे में है वो यूरोपियन यूनियन का है बेसिकली। और आप ये देखिए, पहले से यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमन राइट्स का इशू लिया है, नेशनल ऑर्डर का इशू लिया है। यूरोपियन यूनियन पे भी यूरोपियन यूनियन में ही, यूरोपियन यूनियन में आज 16 मेंबर हैं या 15 मेंबर हैं, ये और बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन नेटो में भी 19 कंट्री हैं जिसमें टर्की जो है वो मेंबर। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक फैक्टर है वॉइस का या स्टेबलाइजेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। ये मेरे ख्याल से लगता है कि अमेरिका के कंपैरिजन
यूरोप में ज्यादा है, इसलिए कि आप देखिए अगर जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है उसका जो स्पीच था उन्होंने ओपनली ये कहा कि व्हाट विल आई से टू द पीपल। जी, वहां पे फिशर इज मीटिंग टू, हाँ, जी, तो हम ये देखते हैं कि इसके मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, जर्मन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू द ऑफ द पीपल और देयर इलेक्टोरेट्स। ये फ्रांस में भी है, आज बीबीसी हार्ड टॉक में भी यही आया। उन्होंने जो फ्रांस के जो थे उन्होंने यही कहा कि भाई हमें चिराग साहब बोल रहे हैं वो लोगों की बात बोल रहे हैं, जो फ्रेंच नेशनल ओपिनियन की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये तीसरा जो फैक्टर ये लगता है कि यूरोप नहीं चाहता है वर्ल्ड को एंटागोनाइज करे। भाई कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है कि मुस्लिम वर्ल्ड को पीट सकता है, लेकिन तो मेजर चंक पॉपुलेशन का यूरोप जो है ये चाहता है कि हम इस तरह कदम नहीं उठाएं। पाकिस्तान का था एक्टिव रहे, लेकिन इराक के मामले में नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को अमेरिका अपने आप को बदनाम कर लें और फिर मामला हो जो पहले, इसलिए कि हम वो निपट नहीं सकते, इसलिए कि जर्मनी में बहुत सारे टर्क हैं, फ्रांस में है, बहुत जगह पे हैं जी, और वो काफी वहां पे मिले जुले हुए हैं इस तरह से। तो हमें लगता है कि दे आर मोर सेंसिटिव टू द पीपल फैक्टर, ये जो यूरोप वाला है। जी, हम लोग लौट करके आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आपका धन्यवाद और आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग लौट करके आएंगे और इसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन में भी मतभेद उभर आए हैं। अमेरिका को साफ तौर से मोहर लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उस पर बहस चल रही है। कल उनकी भी बैठक है, देखते हैं निकल के आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आखिर यूरोपियन यूनियन में क्यों मतभेद उभर करके आए। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से नाटो की बेरुखी और विधान हम लोग बात कर रहे हैं कि अमेरिका को साफ अभी हरी झंडी नहीं है कि हमला कर दिया जाए। ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में और भी है, यूरोपियन यूनियन ने अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है अमेरिका को, वहां भी मतभेद हो गए। ग्रीक के चेयरमैन के धुंधले धुंधले हैं, कल उनकी भी बैठक होने, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी होने जा रही है, बैठक भी कल होने जा रही है। कि कॉलिन पावेल ने कहा है कि मैं फ्रांस और जर्मनी से पूछूंगा को कितना समय चाहिए। इसी के मद्देनजर ये बातचीत है। बातचीत में हमारे साथ एक नए मेहमान शामिल हुए हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। एएन राम साहब हैं जो कि वरिष्ठ राजनयिक हैं, राम साहब थे हमारे कार्यक्रम में, और उदय भास्कर जी, आशिक खान साहब। मैं यूरोपियन यूनियन से समझना चाहता हूं कि दर्शकों को बताएं, यूरोपियन यूनियन जनरली ऑपरेशन जा रहा था कि अमेरिका स्टूज है और अमेरिका कहता है करते हैं, लेकिन अभी जो देश है यूरोपियन यूनियन में उनमें से 6-7 तो बिल्कुल आप साफ साफ तौर पे ये नहीं समझ में किसी को। विचार में जो यूरोपियन यूनियन के विचार हैं इराक के मसले जी, उसको हम इतना चढ़ा के न कि इसमें फूट पड़ इस वेस्टर्न अलायंस में, क्योंकि दो चीजें जो कि काफी महत्व, तो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ है कि में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। जहां के मतभेद हैं वो इसको लेके हैं कि सत्ता का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए। वो ये नहीं सत्ता का परिवर्तन आप युद्ध द्वारा करें, और इसमें केवल 3 ऐसे देश हैं जैसा कि आपकी चर्चा में भी आया है कि फ्रांस है, जर्मनी है और बेल्जियम। ये देश अब तक इस तरह का कड़ा नहीं बनाया है। हालांकि अन्य देश में कुछ ऐसे देश हैं जिनको कि इसमें संदेह हो रहा है। तो मेरे विचार ये जो बात है इसको सीमित रखना चाहिए कि प्रयत्न हो रहा है कि एक प्रकार इसमें सहमति हो है कि इराक में सत्ता परिवर्तन इस तरह से किया जाए। जी, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं जरा चलने से पहले भास्कर जी कि जो डिफरेंट देश की आवाज है वो क्या कहती है, और ताकि दर्शकों को भी पता है। और हम देखें कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी हैव जॉइंड एज ट्राइक द यूएस यूजिंग इट्स वेब। और अगर हम देखें, ग्राफिक में शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं लौट के आऊंगा, लेकिन और लादेन का टेप भी है और फोटोग्राफ्स भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भास्कर जी, आप मुझे बताएं कि जो साहब ने इन प्रिंसिपल आर नॉट
to dislodge Saddam Hussein. I think The modus operandi they decided. हमने जैसे राम साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि फ्रांस ने भी ये बार बार कहा है इराक मस्ट कंप्लाई विद रेजोल्यूशंस 687 से लेके 1441 तक, उसमें कोई शक नहीं है। शिराक साहब ने बार बार कहा है, उन्होंने जब तक मत अगर हो अबाउट द मीन्स, उनकी दो राय, वन एग्जॉस्ट पॉलिटिको डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, दूसरा गिव द इंस्पेक्टर्स मोर सो दैट योर केस इज स्ट्रेंथेंड। उसके बाद यदि सैनिक कदम उठाना चाहते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी, तो वहां तक कहूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फ्रांस ने कभी यह नहीं कहा है कि इराक को आप बिल्कुल नहीं कि आप कर दीजिए, दाम हम आने चाहिए। मेरी राय यह है कि इसकी वजह से यूरोप के अंदर, आप यूरोपियन यूनियन की बात छोड़िए, कहूंगा यूरोप के अंदर काफी उथल हो रहा है, और हमें देखना है कि उथल कहां तक पहुंचता है और अंत में इसकी क्या रूपरेखा होगा। क्योंकि आप देखिए इस वक्त के तीन शक्तिशाली देश, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उनके अंदर मैं कहूंगा एक प्रकार का बंटवारा हो गया है। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ हैं, अगर बार बार कहा है सपोर्ट द अमेरिकन, इतना कि टोनी ब्लेयर साहब के साथ के खिलाफ कई सारे इस की इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पूरा सपोर्ट को एक प्रकार से डॉक्टर किया है वगैरह, और उनके देश में भी उनका इस वक्त मैं कहूंगा है वो जंग के खिलाफ है। परंतु बाकी जो देश है, अमेरिका ने कहा कि फ्रांस तो ओल्ड हो गए हैं, उन्होंने भी यूरोप के अंदर दो प्रकार की जो जुस्टिफिकेशन है करने की कोशिश की। मैं ये समझता हूं आगे, जबकि पूरा ईरान जो मसला है जब खत्म होगा, इसका प्रभाव के अंदरूनी जो राजनीतिक मामले हैं और आर्थिक मामले हैं और सैनिक, तीनों के ऊपर एक प्रकार का प्रभाव होगा। अर्शी साहब, मैं एग्री कर रहा हूं भास्कर साहब से, और राम साहब ने भी जैसा कहा। और देखिए, यूरोपियन यूनियन या नेटो प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस नेटो ऑन द वन हैंड और यूएस ऑन द हैंड, इसको समझने के लिए हम ये देखना है, सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंस भी हैं। सिमिलरिटीज इन ऑफ दैट नोबडी लाइक regime, but the process difference है। आप पीछे का देखें यूनाइटेड नेशन के लेवल तीन चीजों पे, एनवायरमेंट लेवल पे क्योटो प्रोटोकॉल है, लैंड माइन बैन के लेवल पे, केमिकल वेपन्स के लेवल, यूरोप में और अमेरिका में बिल्कुल डिफरेंसेस रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस पर्पस के तहत यूरोपियन यूनियन को क्रिएट किया या नेटो को प्लान के तहत जो दिया गया था कि भाई ये पैसा लें, पैसा कमाएं, ये करें, हमें ये लगता है कि यूरोप अब अपने आप को बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं देखना चाहता है। और इसी वजह से आप ये देखें कि यूरोप नेटो में रैपिड एक्शन फोर्स बन रहा है, रहेगा। दूसरी चीज, ये अपना ESDI बना रहे हैं, यूरोपियन यूरोपियन सिक्योरिटी डिफेंस इनिशिएटिव, और उस पे टर्की को बहुत नाराजगी थी, टर्की मेंबर नहीं हो रहा है, वो मेंबर रहेगा। मतलब यह है कि नेटो में अमेरिका इंटरफेरेंस इतना बढ़ा है, और इस तरह अमेरिका ने उसको किया है कि जो यूरोपियन कैरेक्टर था कि भाई हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम ह्यूमनिटी वाले हैं, रिनाइसा हमारे यहाँ से हुआ, धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। और ये देखिए कल्चरल लेवल पे और ह्यूमन के लेवल पे यूरोप की जो थिंकिंग है, आंध्र की जो थिंकिंग, वो अमेरिका से फार सुपीरियर, कल्चरली भी अलग है, सोशली भी अलग है, उनका देयर परसेप्शन हैज टू बी डिफरेंट। हाँ, तो यूरोपियन डिफेंस इनिशिएटिव जो है ESDI है, वो बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप नेटो रखें अपना, लेकिन मेरा ESDI अलग रहेगा, जिसमें टर्की, ESDI में टर्की और अमेरिका किनारे हो जाएंगे, मतलब कम रोल रहेगा, और उनका ESDI। तो इस लेवल पे हमें डिफरेंस भी इमर्ज कर रहे हैं, सिमिलरिटीज भी इमर्ज कर रहे हैं। दोनों ग्रुप हैं, बस सिर्फ आधा मिनट में लूंगा, दोनों जो ग्रुप हैं ये लिबरल डेमोक्रेसी वाले ग्रुप हैं, दोनों आपस में लोग हैं, डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं। जी, SD खन्ना साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बताया आपका क्या सवाल है? हेलो जी साहब। हाँ जी, ऐसा है जी कि SS
I think the American point of view, why America is so insistent on to strike against Iraq. What are the reasons? Which I could understand that the natural treasure of energy, जी which Iraq is possessive of 75% of the value, जी America is quite confident and is quite true in its assessment that the Al-Qaeda's, you see, the destructive force under the umbrella of terrorism is trying to harm America in the deadliest term. They think that America can be rid of if this energy of Iraq is being utilized and consolidated through these Al-Qaeda terrorist organizations that can not only in America but also in and other countries too in the later stages, in order to curb their view, their approach. They may strike and the economy further of America, जी and in order to safeguard, you see, they are trying to catch hold of the treasure in their own way, so that it cannot be misused by Iraq or Al-Qaeda people who are in unison. जी खन्ना साहब आपकी बात समझ में आ गई है। आ गई है मैं ना? समय का कंस्ट्रेंट है, मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमान उसका जवाब देंगे, लेकिन हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर। लेकिन ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल, नाटो और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को ये इजाजत नहीं दी युद्ध करने की तो क्या होगा, और युद्ध अगर हुआ उसके बावजूद तो ये जितनी मानक संस्थाएं हैं उनका क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाटो अमेरिका को इराक पर हमले की अनुमति है, लेकिन बात मसले में हम जानने की कोशिश करेंगे अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने अनुमति नहीं दी, नाटो ने, यूरोपियन यूनियन ने भी एक साथ नहीं दिया और उस भी युद्ध तो क्या होगा। बातचीत में शामिल हैं इमरान, उदय भास्कर जी और आशीष साहब। लेकिन पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं आपको दो फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं जो कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका वेबसाइट से लिए हैं, जिसमें लिखा है कि इराक ने इस तरह की वेब बनाए हैं, खासतौर से केमिकल देखते हैं। फोटो में दिखा, देखिए दो फोटोग्राफ नजर और उल्टे फोटोग्राफ उसमें दिखाया गया है जो छोटी दिखा, ये पहले थी और बाद में दूसरे है एलोबरेट है। उसमें दिखाया गया कि एंथ्रेक्स का प्रोडक्शन हो रहा है VTS और दूसरी फोटो जिसमें उन्होंने की बात ये क्लोरीन और फिनॉल बनाने की बात है कि क्लोरीन जो है वो के लिए केमिकल्स हैं अमेरिका के लिए। दोनों फोटो डाली हैं वेबसाइट और आज जजीरा पे हुई है, उसको भी ग्राफिक है मेरे पास। लादेन ने कहा है कि लादेन ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को काफिर करार दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि उसकी तरह इराकी नेताओं का मकसद अमेरिका के खिलाफ संघर्ष करना है और दूसरा संघर्ष ने मुस्लिमों के हितों को कर इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की बात के हितों से जोड़ दिया है और इराकी बहुत पहले ही विश्व और समाजवादी वे काफिर होते हैं और सब नेताओं को के खिलाफ हमले में इसम का समर्थन नहीं देने की था। अगर हम तैयार है, अगर का that suspect the US is using NATO as its personal
टक्का से अगेंस्ट क्राइसिस ऑफ तो इसके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओनली ऑफ मेंबर्स France and clear सवाल किया कि समय कम बचा है, लेकिन खन्ना साहब की बात का जवाब देना पड़ा। खन्ना का अगर आप बेहतर रहेगा। साहब ने बिल्कुल ठीक बताया है कि तेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन मैं आपसे चाहूँ कल जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें सवाल केवल इतना ही उठाया जाए, लड़ाई का नहीं होगा, क्या स्थिरीकरण ठीक से अग्रसर है। दूसरी अमेरिका वाले कहेंगे को ठुकराया है और उनको से कि है कि नहीं उठाए हैं इसको अपने माने और तो मेरे से किसी करेगा ही मुझे लगता, जहां ये रूस और चीन ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार के अमेरिका के साथ वो एक कॉन्फ्रंटेशनल जो आपसे जानता हूं लगी को अमेरिका क्या होगा लोग सिक्योरिटी से नाटो यूनियन बिल्कुल आपने कहा और मिलना और रेल की जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं कि अगर सिक्योरिटी के बिना मोहर उठाया होगी जर्मनी, फ्रांस और चीन का मैं आपको बता पॉलिटिक्स का ब्लिक साथ सिक्योरिटी का होगा वहीं होगी 15 सिक्योरिटी काउंसिल 10 ये जी दो पक्ष अपनी पर यूनाइटेड स्टेट्स it would रशिया, तो मैं हूं जब जैसे आपने परंतु कोई ऐसा होगा मेरी देखना घंटे जो है मेरे ख्याल से फ्रांस वीटो कर सकता है, इसलिए कि जिस तरह से फ्रांस असर्ट कर रहा है, जिस तरह से फ्रांस के लोग मिनिस्टर्स उनके असर्ट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये मौका आए, इसलिए कि ब्लिक्स की जो रिपोर्ट है जो कल आने वाली है त्यागी साहब, वो बहुत पॉजिटिव नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, वो फिर वो बात करेंगे। ब्लिक्स की रिपोर्ट को अगर आप देख ले उसी तो पे होगा सब उसका स्टार्ट भी है कि लिमिटेड कोऑपरेशन ऑफ द इराक। नहीं, वो बात ये करेंगे कॉपरेशन बट नॉट प्रोएक्टिव कॉपरेशन बट नॉट टू मच कॉपरेशन। तो ये कॉपरेशन टू मच कॉपरेशन का डिफरेंस वो लाएंगे, उसके बाद फिर और कुछ वो बात लाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वो ब्लिक्स की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी कि क्या हो क्या नहीं हो। जर्मनी का पहले से ही स्टैंड क्लियर है कि अगर यूनाइटेड नेशन ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर रिजोल्यूशन पास भी कर दिया वॉर करने के लिए, तो हम वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फ्रांस सेटिस्फाइड नहीं है, अगर लेस देन 50% सेटिस्फाइड है, तो मेरे ख्याल से वीटो वो यूज कर सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है।
और जहां तक कि भास्कर साहब ने कहा कि यूएन जो है इररिलेवेंट हो जाएगा, मैं आपको बताऊं कि जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए यूएन बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो वो जो है उसका और ज्यादा डेमोंस्ट्रेशन वैसे हमारे यहाँ कहते भी हैं कि समर्थ को नहीं दोष कुछ राम साहब हैं। अमेरिका अगर यूनिलेटरली एक्ट भी करेगा तो ये जितने सारे देश हैं गाय भगाए आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढ के अमेरिका के साथ जाके खड़े होंगे। तो बिन लादेन वाला तो चल ही रहा है। और बिन लादेन और जिस तरह से आज सब अखबारों में फोटो छपी है अलकायदा की एक धमकी के चलते पूरा अमेरिका शहर में सिपाही नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये बचता है आपको अमेरिकन छोड़ेंगे। मुझे तो कुछ ना कुछ कनेक्शन नजर आता भास्कर साहब, कैन यू एनलाइटन मी इन द लास्ट मिनट कि अलकायदा की धमकी ऐसे मौकों पे खास तौर से आती है, अल जजीरा की से टेप भी चलती है और इसी खास मौके पे, और उसी को आतंकवाद को एक्सक्लेरेट कर दिया जाता है और अमेरिका उस बात को पूरे विश्व जगत पे कहता है। क्या कहें साहब? देखिए संक्षेप में यहाँ पे दो प्रकार के मैं कहूंगा कि ऑपरेशंस चल रही हैं जी। एक है सैनिक, दूसरा है ये प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वगैरह। तो अभी जो उन्होंने लिंक बनाया है इराक और अलकायदा के बीच में, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी चर्चा होगी कल यूएन में। परंतु अंत में जब आपने एनलाइटन कहा है त्यागी जी, इसमें एक ही लाइट है, भारत की क्या हित है, भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमको उस दिशा में जाना चाहिए। बाकी जो अमेरिका कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, रूस कर रहा है, ये अपने अपने हितों के मुताबिक राम साहब संक्षेप में मुझे बता दीजिए। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, युद्ध भारत के हित में हो ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। भारत मेरे ख्याल से सही कदम उठाए हैं, अब देखना यह है कि इसका क्या नतीजा निकलता है। चलिए सर, कई सवालों के जवाब बचे हुए हैं, हम लोग फिर चर्चा करेंगे क्योंकि ये तो किस्सा चलेगा ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आरसी साहब आपका भी और भास्कर साहब आपका भी, राम साहब आपका भी। 2-3 सवालों के जवाब अभी रह गए हैं, लेकिन हालांकि 1 घंटे के डिस्कशन में बहुत सवालों के जवाब भी दिए गए हैं, लेकिन एक सवाल बचा है कि अगर कल की मीटिंग में अमेरिका को हरी झंडी नहीं मिली और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई और युद्ध का ऐलान भी हो गया, तब क्या होगा? नंबर 2 जो कि बहुत जरूरी है, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है, कि युद्ध के बाद इराक और गल्फ का दृश्य क्या होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो पैनी नजर उनकी आर्थिक संपन्नता पर है, उसका क्या हश्र होगा? इन सवालों का जवाब हम कल के बाद जरा एक बैठक देख ले, उसके बाद करेंगे कि क्या दृश्य उभर करके आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।